उसमें कुछ अभी शेष है, उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद तब आगे पररूप संधि। तो पूर्व रूप तो भैया हो गया था, हाँ पूर्व रूप हो गया था ये सब, और पररूप देखिए यहाँ पे लिखाए थे। तो परसों वाली क्लास में सर हम लोग पररूप संधि पढ़े थे, इसमें अभी कुछ बातें शेष हैं, उन्हें जानने से पहले जो हम लोग परसों पढ़े थे इसमें समझे थे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो ताज़ा हो जाएगा, तो आज वाला टॉपिक समझने में आसानी होगी। पररूप संधि का मतलब मैंने ये बताया था कि जहां पूर्व और पर वर्णों के मिलन से पररूप आदेश हो जाता है, मतलब बाद वाला जो वर्ण होता है वही आदेश हो जाता है, मतलब वही परिवर्तन आता है या वही विकार के रूप में होता है, वहां पररूप संधि होता है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं भाई, संधि पहले समझिए। तो संधि में मेल होता है किसका, वर्णों का, कितने, दो वर्णों का। तो ये दो वर्ण हो गए, दोनों वर्ण कौन कौन से, तो एक पहले शब्द का आखिरी वर्ण होगा और दूसरा जो वर्ण होगा वो किसी दूसरे शब्द का पहला वर्ण होगा। अब इन दोनों वर्णों के मिलन से, यानी कि ये पूर्व वर्ण और पर वर्ण, इसे पूर्व वर्ण कहेंगे, इसे पर वर्ण कहेंगे। तो पूर्व वर्ण और पर वर्ण के मिलन से जो विकार आए, विकार माने परिवर्तन अर्थात नया वर्ण, वो पर वर्ण ही हो, यानी कि ये बाद वाला प्लस के बाद वाला, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो उसमें हम पररूप संधि मानते हैं। तो ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब इसका सूत्र आप ध्यान देंगे तो इसका सूत्र हमने लिखाया था भैया, एंगि पर रूपम, यही तो लिखाया गया ना, एंगि पर रूपम, एंगि पर रूपम। इस सूत्र में एंग का क्या मतलब था, तो मैंने कहा आसान भाषा में समझिए, एंग और एंग प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत ए ओ सिर्फ यही दो वर्ण आते हैं। तो ये कहा गया कि अगर परवर्ती वर्ण अर्थात पर वर्ण अर्थात ये बाद वाला ए हो या ओ हो अर्थात एंग हो तो वहां पररूप संधि होगा। अब यहाँ पूर्व वर्ण नहीं लिखा है अर्थात प्लस के पहले वाला वर्ण क्या होना चाहिए, ये सूत्र में मेंशन नहीं है, इस सूत्र में लिखा नहीं है। तो इसको हम आपको अपने से बताते हैं, हालांकि अपने से नहीं है, हम बहुत डीप में पढ़ेंगे तो अनुवृत्ति लेनी पड़ती है, उतना हम लोग को करने की जरूरत नहीं, हम लोग टेट पढ़ रहे हैं, टीजीटी नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम शॉर्ट में यहाँ बताते हैं कि यहाँ पे जो पूर्ववर्ती वर्ण होना चाहिए ये अ होना चाहिए, और अ बस सर बस, हाँ दो ही है। नहीं सर, आज वाला जो टॉपिक है ना, अगर इसको नहीं समझेंगे तो आज वाला टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, इस नाते हम समझा रहे थे। तो पूर्व वर्ण क्या होना चाहिए सर, अ, और वो अ कोई भी अ हो ऐसा नहीं है, किसी भी शब्द का आखिरी वर्ण अ हो ऐसा नहीं है, ये कोई भी शब्द नहीं होना चाहिए, ये कोई न कोई उपसर्ग होना चाहिए। ठीक है सर। अब आपका कंडीशन बन गया कि अगर पहला शब्द कोई उपसर्ग है और उसका आखिरी वर्ण अ है और दूसरा अर्थात प्लस के बाद वाला एंग है अर्थात ए और चाहे ओ, तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों मिल करके पर वर्ण बनेंगे। मतलब अगर अ से ए मिलेगा तो ए बनेगा और अ से ओ मिलेगा तो ओ बनेगा। यहां तक समझ में आया था। तो हम लोगों ने प्रधन एजते किया था। अब देखिए यहाँ पे ये उपसर्ग है और इसका आखिरी वर्ण ए अ है, तो ये और ये मिलकर के क्या बनेगा भैया, ए, और ये ए की मात्रा प्र पे लगेगा तो क्या बनेगा, प्रे, और जते को हम जोड़ देंगे तो प्रेजते बना था। ऐसे ही हम लोगों ने दूसरा उदाहरण किया था भैया, उप धन ओसति। तो उप धन ओसति इस संधि विच्छेद में पहला शब्द जो है वो उपसर्ग है और आखिरी वर्ण इसका, अंतिम वर्ण इसका अ है, और है ना, इसके बाद ओ अर्थात एंग है। तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों मिलकर के ओ बन गया था, पर वर्ण आदेश हो गया था। तो ऐसी कंडीशन में ये ओ की मात्रा प पे लगा था तो उपो हो गया था, सति को ऐड कर दिया था तो उपोषति बना था। ठीक है। तो एंग पररूपम अर्थात पररूप संधि में ये दो महत्वपूर्ण उदाहरण माने जाते हैं। अब इसके अलावा यहाँ तक तो हम लोग पढ़े थे, इसको हम लोगों ने ताजा इसलिए कर लिया ताकि आज वाला टॉपिक समझ में आ जाए। हाँ भैया ये कर रहे थे, जैसे ए और ओ जो आ रहा है तो मतलब पूर्व वाले जो वर्ण है, पूर्व वाला वर्ण है, हाँ हाँ उसी में न जुड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, यही दोनों मिलकर के ये हो जाएगा।
जैसे कह रहे हैं कि ये दोनों मान लीजिए आ रहा है, हाँ। तो ये इसमें ही जुड़ेगा या हाँ। ये इसमें ही जुड़ेगा? हाँ तो बिल्कुल, ये देखिए हमेशा आपको बताए थे कि जो क्रम होता है वो व्यंजन प्लस स्वर मिलने का होता है, अर्थात हलंत प्लस स्वर मिलने का होता है। मतलब अगर किसी हलंत के बाद स्वर है तो वो स्वर उसी हलंत से मिलेगा, और जब मिलेगा तो हलंत हट जाएगा, मात्रा लग जाएगा। तो यहाँ पे जब आप अ निकाल दिए थे प्र में से, तो प्र हलंत हो गया मान लीजिए, और प्र हलंत हो गया। अब प्र हलंत के बाद फिर क्या आएगा आपका ए। जब प्र हलंत से ए मिलेगा अर्थात हलंत के बाद स्वर आएगा तो दोनों मिल जाएगा और हलंत हट जाएगा और इस स्वर की मात्रा लग जाएगी वही। चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके आगे सर लिखिए, ठीक है, इसके आगे अब लिखा जाए, इसके आगे पढ़ा जाए। लिखिए सर, नोट, हेडिंग डालिएगा सर, नोट। नोट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जान लीजिए। जो आप अपवाद हेडिंग डाल के लिखें या आप नोट हेडिंग डाल के लिखें, उस पर आपको विशेष ध्यान देना है सर। तो नोट में लिखिएगा सर, नोट नंबर 1 नंबर 1 लिखिएगा, पतत धन अंजलि। पतत धन अंजलि, पतत धन अंजलि, पतत धन अंजलि। पतत के लास्ट वाले त पे हलंत अनिवार्य है। धन अंजलि, ठीक है। अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसलिए आप सतर्क रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। सर सवाल जब पूछता है कि पतत धन अंजलि में कौन सी संधि है, तो जो लोग नहीं पढ़े रहते हैं मैक्सिमम लोग व्यंजन संधि मार के आते हैं। पूछे क्यों व्यंजन संधि मारते हैं? क्योंकि अभी 5-10 मिनट बाद हम लोग व्यंजन संधि स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे, या आप अगर पहले से व्यंजन संधि जानते हैं तो आपको पता होगा कि सर व्यंजन संधि वहां होता है जहां पूर्ववर्ती वर्ण हलंत वर्ण होता है, वही व्यंजन संधि होगा। फिर से सुन लीजिए, आप जानते होंगे या अभी पढ़ेंगे तो देखिएगा कि व्यंजन संधि वही होता है जहां पूर्ववर्ती वर्ण अर्थात प्लस के पहले वाला हलंत वर्ण होता है। जैसे आपसे पूछ दिया सर वाक धन ईशह में संधि, तो आप व्यंजन संधि बताते हैं, क्यों? क्योंकि प्लस के पहले वाला वर्ण हलंत वर्ण है। आपसे पूछ दिया सर अच धन अंतः में कौन सी संधि है, तो आप व्यंजन संधि बताते हैं, क्यों? क्योंकि पूर्ववर्ती वर्ण अर्थात प्लस के पहले वाला हलंत वर्ण है। आपसे पूछ दिया रामस धन सेते में संधि बताइए, तो व्यंजन संधि, क्यों? क्योंकि प्लस के पहले वाला हलंत वर्ण है। इस तरीके से जितने भी व्यंजन संधि के उदाहरण आप देखे होंगे या अभी देखेंगे, उन सभी उदाहरणों में प्लस के पहले वाले वर्ण पर हलंत रहेगा, अर्थात ये व्यंजन संधि का ही लक्षण है। सर अगर प्लस के पहले वाले वर्ण पर हलंत लगा है तो 100% उसमें व्यंजन संधि होता है, क्योंकि ये व्यंजन संधि का ही लक्षण है। तो यही लक्षण लोगों को पता होता है, और इसी लक्षण के आधार पे जब पूछा जाता है कि पतत धन अंजलि में संधि बताइए, तो इसी लक्षण के आधार पे लोग व्यंजन संधि मार देते हैं। क्यों? क्योंकि पतत धन अंजलि में प्लस के पहले वाले वर्ण पर हलंत लगा है। जैसे यहाँ प्लस के पहले वाले पे हलंत था तो व्यंजन कहे, यहाँ प्लस के पहले वाले पे हलंत है तो व्यंजन कहे, यहाँ प्लस के पहले वाले पर हलंत है तो व्यंजन कहे। ऐसे ही जितने भी व्यंजन वाले मिलेंगे वहां प्लस के पहले हलंत रहेगा, इसी नाते आप व्यंजन कहते हैं। इसी लक्षण के आधार पर आप इसमें भी क्या मार देते हैं? व्यंजन संधि, और तुरंत गलत हो जाता है। यहां तक ठीक है सर ना? अब इसमें व्यंजन संधि नहीं कहना है, इसमें कौन सी संधि कहनी है? पर रूप संधि कहनी है। तो पहला पॉइंट तो आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, रट लीजिए इसको, अगर ना समझ में आए तो, हालांकि आ जाएगा, तो इसको रट लीजिए सर कि पतत धन अंजलि में पर रूप संधि है। पहला पॉइंट इसको रट डालिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आया हुआ है। अब देखिए पर रूप क्यों है और कैसे है, अब इसको समझिए।
फिर से कह रहा हूं सर, एक तो आप रट लीजिए कि पता दधन अंजलि में व्यंजन संधि है, ओ सॉरी पररूप संधि है, वेरी सॉरी। अब क्यों है और कैसे है सर, इसको समझ लीजिए। ठीक है भैया, अब समझ लीजिए कि ये कैसे इसमें पररूप संधि है और क्यों। देखिए, परसों वाली क्लास में याद कीजिए, इसको सब कुछ जानने से पहले परसों वाली क्लास को एक बार याद कीजिए। परसों वाली क्लास में हमने आपको टी संज्ञा बताया था। टी संज्ञा याद है सर? टी संज्ञा किसे कहते हैं? इसका सूत्र है अचो अंत्यादि टी। लिखिएगा नहीं इसको, फालतू में प्रेशर बनेगा, हम केवल समझाने के लिए लिख रहे हैं। अचो अंत्यादि टी, ये सूत्र है टी संज्ञा का। सूत्र का मतलब इसी में टी संज्ञा का लक्षण है, यही टी संज्ञा का लक्षण है। इसी से आपको पता चलता है कि टी संज्ञा क्या है। अब इसको हम आपको बहुत साधारण भाषा में बताते हैं कि किसी शब्द का जो अंतिम अच होता है, किसी शब्द का जो अंतिम अच यानी कि अंतिम स्वर होता है, वही टी कहलाता है। जैसे अगर सर हम कहें राम, तो राम में कितने अच हैं, पहले आप ये बताइए। मैं अंतिम नहीं पूछ रहा हूं, आप बस ये बताइए कि राम शब्द में कितने अच हैं, अर्थात कितने स्वर हैं। दो हैं, एक ये आ और एक ये म का अ। ठीक है सर, तो राम शब्द में दो अच हैं, दोनों में अंतिम अच कौन है? ए, तो वही ए टी कहलाएगा। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि राम शब्द में टी संज्ञा बताइए, तो क्या बताइएगा सर? ए बताएंगे। आपसे अगर पूछा जाए सर कवि, कवि कवि शब्द में टी संज्ञा बताइए, ई, एकदम सही सर। आपसे पूछे सुधी शब्द में टी संज्ञा बताइए, बड़ी दीर्घी। आप समझ गए सर टी संज्ञा ना। तो किसी शब्द का जो अंतिम अच अर्थात स्वर हो, उसी को हम टी संज्ञा कहते हैं। एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट इसी में और आपको ऐड कर लेना है, थोड़ा एक पॉइंट और बढ़ा लेना है कि यदि अंतिम अच सर, केवल समझिए पहले, अच्छे से समझ लेंगे तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और फिर चाहेंगे तो आप लिख भी सकते हैं बाद में। तो यदि अंतिम अच माने अंतिम स्वर के बाद हलंत वर्ण माने सर व्यंजन वर्ण हो, तो अंतिम अच प्लस हलंत वर्ण बराबर टी। कहने का मतलब अगर अंतिम अच के बाद कुछ भी नहीं है, अंतिम अच ही अंतिम वर्ण है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उस अंतिम अच को हम टी कह देंगे। जैसे राम में अ, कवि में ई, सुधी में ई। लेकिन यदि अंतिम अच के बाद कोई हलंत वर्ण भी है, तो उस हलंत वर्ण के साथ उस अंतिम अच को हम टी कहेंगे। क्लियर है भैया? जैसे ये देखिए उदाहरण इसका, जैसे राजन है, तो राजन में कितने अच हैं सर? दो अच हैं, एक ये आ और ये जय का अ। तो अंतिम अच कौन सा होगा सर? जय का अ। अब इस अंतिम अच के बाद हलंत वर्ण भी है, तो इस हलंत वर्ण के साथ हम टी कहेंगे। अर्थात राजन में यदि टी पूछा जाए तो क्या कहेंगे सर? अन। यही तो परसों हम लोग डिस्कस किए थे, है ना सर? इसी तरीके, यहां तक समझ में आया? तब इसको मिटा दें सर? हाँ, इसको मिटा देते हैं, अब आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए पहले देखिए देते हैं, थोड़ी देर लेंगे। अब देखिए सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि पतत शब्द में कितने अच हैं? दो हैं, एक तय का अ और एक तय का अ। अंतिम अच कौन सा है? ये तय का अ। तो ये अंतिम अच के बाद हलंत भी है, इस नाते ये हलंत वाले वर्ण के साथ अंतिम अच को क्या कहेंगे सर? टी संज्ञा। अत। आपसे पूछा जाए पतत शब्द में टी संज्ञा बताइए, तो आप कहेंगे अत। ठीक है सर ना? अच्छा, तो
पतत शब्द में टी संज्ञा है अत, और इधर अंजलि शब्द का प्रारंभिक वर्ण है अ। ठीक है सर ना। तो ये जो मैं पहला नोट लिखा रहा हूं ये एक सूत्र पर आधारित है, वो सूत्र मैं आपको नहीं लिखाया क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उस सूत्र से सवाल पूछेगा। सूत्र है शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम, है ना सर। इसको लिखिएगा नहीं, कोई मतलब है नहीं हमें लगता है। शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम, शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। तो शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम, इस सूत्र में पररूप शब्द आया है कि नहीं आया है? बस इसीलिए मैं सूत्र लिख करके आपको दिखाना चाह रहा था कि भाई शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम सूत्र में भी पररूप आया है, अर्थात ये सूत्र भी पररूप संधि का है, अर्थात इस पर आधारित जितने भी उदाहरण बनेंगे सबके सब पररूप संधि के माने जाएंगे। तो शकंध्वादिषु माने शकंध्व आदि जो शकंध्व गण के हैं शब्द सब छोड़ दीजिए, कुल मिला जुला करके इसमें यही कहा गया शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम में यही कहा गया है। आइए सर, शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम में यही कहा गया है, शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम में यही कहा गया है। ध्यान से सुनिएगा भैया, अब ये मेन पॉइंट पर आ रहे हैं, इसको हम बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट पॉइंट पर आ रहे हैं। तो शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम सूत्र में यही कहा गया है कि जो टी होगा वो, है ना सर, जो टी होगा वो बाद वाले वर्ण में समाहित हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, किसी शब्द में जो टी होता है वो बाद वाले अपने बाद वाले वर्ण में समाहित हो जाता है, समा जाता है। फिर से सुन लीजिए, कहेंगे सर शकंध्वादिषु पूरा समझे, कोई मतलब नहीं है। इसका जो मेन पॉइंट है, जिसकी जरूरत आपको है, जिससे आपको समझना, जिससे आपको उदाहरण को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसे समझिए। तो शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम ये कहता है कि किसी शब्द में जो टी संज्ञा होता है या जो टी वर्ण होता है वो अपने बाद वाले में समा जाता है। यहां तक ठीक है सर। तो आप बताइए, पतत शब्द में टी क्या है? अत। इसके बाद क्या है सर? अ। तो ये अत जो है वो कहां जाएगा? अ में समा जाएगा सर। तो जब अत अ में समाया तो बताइए अत की कोई वैल्यू रह जाएगी? खत्म भाई, अत तो अ में विलीन हो गया। तो जब अत अ में विलीन हो गया माने अत की वैल्यू खत्म। अ में विलीन है तो अ ही रहेगा, यहाँ अत खत्म। तो कुल मिला जुला करके अत धन अ बराबर अ। या अगर विलीन वाला बात नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर किसी क्वेश्चन में या अगर किसी संधि विच्छेद में पूर्व वर्ण अर्थात प्लस के पहले वाला टी है और प्लस के बाद वाला जो भी है, ठीक है सर, तो वो टी और वो स्वर मिलकर वो स्वर ही होगा, ऐसे समझ लीजिए। तो ये टी और ये स्वर अगर दोनों को मिलाया जाए तो क्या बनेगा सर? वो स्वर ही बनेगा। तो अब बताइए, इसकी वैल्यू खत्म, और अगर जो मिला दिए तो इसकी भी वैल्यू खत्म कर दीजिए। अब देखिए जो शब्द बन रहा है बना दीजिए। देखिए यहाँ प था, कहा कि यहाँ प है, यहाँ त पहले से था लेकिन त का ए निकल गया था तो यहाँ त पे हलंत लग चुका था। अब उस हलंत त के साथ ये अ मिल जाएगा तो त पूरा हो जाएगा। और ये इया है आधा लिख दीजिए और ये जली को ऐड कर दीजिए तो क्या बन गया सर? पतंजलि ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये छोड़ा है इधर वाला सर मिटा देना, ये छूट गया इसमें। अच्छा, ये कहा जाता है बुढ़वन के साथ बुढ़ोती वाला रोग लग जाता है। अरे तब मुझसे दूरी बैठा है लाट के तो खाओ करेगी पढ़ाई करना। तो जितनी बातें हमने सर आपसे, आइए सर आइए खाली, जितनी बातें मैंने आपसे सर डिस्कस की, अगर वो सारी बातें आपको समझ में आ गई तो सर दी बेस्ट है।
लेकिन यदि सारी बातें समझ में नहीं आई तो कम से कम इतना सा रट लीजिएगा कि पतंजलि में संधि पूछेगा तो पररूप संधि बताएंगे, पतंजलि का संधि विच्छेद पूछेगा तो पतत धन अंजलि बताएंगे, या पतत धन अंजलि का अगर संधि नाम पूछता है तो पररूप बताएंगे। बाकी क्या बनेगा तो आप अंदाजा लगा के पतंजलि बना ही लेंगे। इसमें गलती होने की संभावना कहाँ है वो मैंने आपको बताया। और अगर आपको पतत धन अंजलि बराबर पतंजलि बनेगा और कैसे बनेगा ये बात समझ में आ गई तो नोट नंबर 2 में जो लिखवाने जा रहे हैं वो अपने आप समझ में आ गया। ठीक है सर ना, तो नोट नंबर 2 में लिखिए, इसको मिटा दें सर। हाँ, तो नोट नंबर 2 में लिखिए। और मैं फिर कह रहा हूँ पतंजलि ये एग्जाम में आ चुका है सर, तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा जो है ये भी एग्जाम में आ चुका है सर, तो इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा है मनस धन ईसा। आपसे सवाल पूछेगा मनस धन ईसा में संधि बताइए कौन सी है। तो मैंने कहा यदि आप पढ़ करके नहीं गए हैं तो आप निस्संदेह व्यंजन संधि मार के आ जाएंगे और आपका एक नंबर कट जाएगा। क्यों व्यंजन संधि मार के आ जाएंगे आप? क्योंकि आप ये पढ़ करके गए होंगे कि अगर प्लस के पहले वाले वर्ण पर हलंत है तो उसमें संधि व्यंजन होगी। ये जो लक्षण है प्लस के पहले वाले पर हलंत होना, ये व्यंजन संधि का लक्षण है सर। अभी हम 10 मिनट में आगे शुरू करेंगे, आप देखेंगे या आप जानते भी होंगे। तो ये जो लक्षण है ये व्यंजन संधि का है, इस नाते मैक्सिमम लोग व्यंजन संधि मार के आ जाते हैं। मैं गारंटी लेता हूं, आप अपने आसपास जितने भी लोगों से पूछ के देखिएगा मनस धन ईसा में संधि वो व्यंजन बताएंगे। हाँ, अगर पढ़े होंगे तो अलग बात है। तो मनस धन ईसा में व्यंजन संधि नहीं मारिएगा सर, पररूप संधि मारिएगा। क्यों? क्योंकि यहां भी सकंध्वादिशु पररूपम वाच्यम नियम लागू होता है। तो इस नाते इसमें आप बताइए पहले टी क्या है सर? ऐसे एग्जैक्टली सर, बहुत बढ़िया। तो ये अस आपका हो गया टी ना सर। और परवर्ती वर्ण क्या है सर? ई। तो हमने आपसे कहा अभी थोड़ी देर पहले कि यदि टी के बाद कोई स्वर है, यही लिख देता हूं, अगर टी के बाद कोई स्वर है ना सर तो वो दोनों मिलकर के स्वर ही हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो यहां ये टी है और ये स्वर है, तो ये दोनों मिल करके सर क्या हो जाएगा? ई। अस धन ई बराबर ई। जब अस धन ई बराबर ई तो ये अस भी खत्म, ये ई भी खत्म। अब जो बन रहा है सर बना लीजिए। तो यहां म है, यहां न हलंत है क्योंकि अ निकल चुका है। तो न हलंत से जब ई मिलेगा तो न पे ई की मात्रा हो जाएगा, ये आप पहले से जान चुके हैं अच्छी। और यहाँ सा बचा तो ऐड कर देंगे मनीषा। तो आपसे पूछ लेगा सर मनस धन ईसा का संधि पद बताइए, तो मनीषा बताइएगा। हिंदी में भी यही होगा? नहीं सर, हिंदी में ये चीज नहीं है। हाँ, हिंदी में तो फिलहाल आज तक नहीं पूछा है। इनकेस अगर पूछ देता है तो 100% आप ही बताइएगा, लेकिन पूछेगा नहीं सर। क्यों? क्योंकि हिंदी में सर पररूप संधि है नहीं। और अगर व्यंजन संधि मानते हुए इसे आप बनाना चाहते हैं तो सर बनेगा नहीं, पक्का नहीं। क्योंकि सर व्यंजन संधि के जितने भी नियम आप जानते होंगे या हम जनवाएंगे या किताब में आप देखेंगे तो व्यंजन संधि का ऐसा कोई नियम नहीं है जो मनस धन ईसा से मनीषा बना दे। ठीक है ना? तो इस नाते सर हिंदी में पूछेगा ही नहीं, है ना सर? तो मैंने कहा सर, मैंने कहा नहीं, क्यों होगा मनः धन ईसा? सही मनीषा जब भी पूछेगा तो आपका यही पूछेगा। हाँ, संस्कृत में पूछेगा। सर मान लीजिए 1 मिनट के लिए हिंदी में हम, चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि सर हिंदी में हम मनः धन ईसा कर दें और मनीषा बना दें, तो अपने मन से तो बनाएंगे सर नहीं ना, नियम वहां फॉलो होना चाहिए विसर्ग संधि का। क्योंकि मन सर एक सेकंड, क्योंकि मनः धन ईशा ये जो संधि विच्छेद आप कर रहे हैं इसमें संधि कौन सी होगी? विसर्ग होगी। क्योंकि मनः धन ईसा अर्थात प्लस के पहले विसर्ग है, और हमने बताया या बताएंगे कि अगर प्लस के पहले विसर्ग है तो उसमें विसर्ग संधि होगी। तो अर्थात मनः धन ईसा में विसर्ग संधि है। अब विसर्ग संधि का कौनो नियम उठा करके देख लीजिएगा, उसमें कुछ सेटे नहीं होगा, लगे भी नहीं करेगा। जब नियमों नहीं लगेगा फिर मनीषा बनाए कैसे आप? इस नाते सर आप निश्चिंत रहिएगा, जब भी पूछेगा तो संस्कृत में पूछेगा। और आप कौन सी संधि बताइएगा सर?
पररूप संधि बताइएगा, व्यंजन व्यंजन नहीं बताइएगा। और मनीषा का संधि विच्छेद पूछता है तो मनस धन ईसा बता दीजिएगा। ठीक है सर, मन धन ईसा भी रहेगा, मनस धन ईसा भी रहेगा, मन धन ईसा। भैया आप बताइए क्या कह रहे थे? मान लीजिए मन प्लस ईस पूछा, अब मन प्लस ईस पूछेगा हिंदी में, हिंदी में दोनों सार्थक है। हाँ? नहीं सार्थक है, नहीं, चलिए ठीक है, अगर हम मान लेते हैं सार्थक है, तो यहाँ छोटा आ निकला, वहाँ पर ई, हाँ नहीं हाँ आए? बड़ी आधा नहीं, कैसे सर? आधा नहीं, बड़ी तो होगा नहीं, ए होगा, ए होगा, और जब ए होगा तो सर क्या बनेगा? मनीष। सार्थक नहीं। अब ये सार्थक नहीं है, और अगर ये सार्थक नहीं है तो इस संधि विच्छेद का कोई मतलब, इसलिए आप मन धन ईसा नहीं कर सकते। और मन धन ईसा में कोई नियम लगेगा नहीं विसर्ग संधि का, इस नाते विसर्ग संधि अर्थात मन धन ईसा भी नहीं कर सकते। कुल मिला जुला करके आपके पास एक ही विकल्प है, मनस धन मनीषा और पतंजलि। हाँ 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 एकदम सर, ये मनीषा और पतंजलि ये दोनों एग्जाम में आ चुके हैं, तो दोनों से आप सतर्क रहिएगा, गलती होने की संभावना एकदम ज्यादा रहती है। अगर आप थोड़ा सा भी चूक करेंगे तो चूक जाएंगे। ठीक है सर ना? हाँ, तो ये दोनों से आप सतर्क रहिएगा, बहुत अच्छे उदाहरण है ये। हाँ, ये दोनों चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि संधि विच्छेद भी इसका टफ है। हाँ, दिमागे नहीं पहुंचेगा मनस धन ईसा पे, नहीं जाएगा सर। नोट नंबर 3 सर, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 मालवीय नगर बोलते हैं, लिखिएगा सर। शक धन अंधु, शक धन अंधु। अब देखिए, आपसे सर सवाल पूछे कि शक धन अंधु में कौन सी संधि है, तो सर 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 अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में शक धन अंधु में कौन सी संधि है, और अभी आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो आप न जानते रहे हो, तो आप अपने दिमाग से कौन सी संधि मार के आएंगे? एग्जैक्टली सर, कौन सी संधि मार के आएंगे? दीर्घ संधि। आ हो जाएगा, और दीर्घ संधि लोग मार के आते हैं, जो बहुत अच्छे से पढ़ाई किया रहता है, जैसे हम लोग कर रहे हैं, वही लोग सही कर पाएंगे मनीषा, पतंजलि, शकंधु को, नहीं तो सब लोग गलती कर देते हैं। आप बताइए सर, प्लस के पहले अ है और प्लस के बाद भी अ है, इधर भी अ इधर भी है, अर्थात समान वर्णों का मेल हो रहा है, और समान वर्णों का मेल होने पर दीर्घ संधि का नियम है ये। तो पूछा कौन सी संधि है, लोग दीर्घ संधि ठोक के चले जाएंगे पहला ऑप्शन। तो इसलिए सर सतर्क रहिएगा, कहेंगे नहीं तो दीर्घ संधि का लक्षण लग रहा है तो दीर्घ लगा दीजिए, दिक्कत क्या है? नहीं, अगर 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 यहाँ हलंत रहता तो हम दीर्घ क्यों बताते आपको, है ना सर? एक मिनट सर, थोड़ा सा और मजा आएगा। आप सोचेंगे कि जब दीर्घ संधि का यहाँ पे कंडीशन है ना सर, भाई प्लस के पहले अ है ना सर, प्लस के पहले यहाँ अ है और प्लस के बाद भी अ है, तो अ समान वर्णों का मेल हो रहा है, दीर्घ संधि का लक्षण है, तो दीर्घ संधि का नियम लगाइए। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? क्योंकि ये बन जाएगा आ, बनेगा सर, और ये आ की मात्रा कहाँ जाएगा? क पे, तो हो जाएगा शका, होगा कि नहीं? और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा धूहु, तो क्या बन गया सर? सकांधुहु। और मैंने आपसे पहले ही बताया है कि यदि किसी संधि विच्छेद में नियम सार्थक लगाते हुए, फिर से सुनिए, हाँ, यदि किसी संधि विच्छेद में सार्थक नियम लगाते हुए आप निरर्थक शब्द की प्राप्ति कर लेते हैं तो उस नियम का कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बना। तो सर शकांधु ये भाषा में कोई शब्द ही नहीं था, शकांधु का कोई मतलब ही नहीं था। तो हमारे विद्वानों ने कहा यार हम नियम जब दीर्घ का लगा रहे हैं, क्योंकि लक्षण दीर्घ का है तो नियम दीर्घ का लगा रहे हैं, और जब दीर्घ का नियम लगा रहे हैं तो जो बना हुआ शब्द है ये निरर्थक हो जा रहा है। तो हमारे विद्वानों ने कहा भाई जब शब्द में गलत हो जा रहा है तो नियम का कोई मतलब नहीं है सर। तब क्या हुआ, तो विद्वानों ने देखा यार शकांधु शब्द नहीं होता है, शब्द होता है शकंधु। शब्द क्या होता है सर? शकंधु। अभी सर थोड़ा सा और देख लीजिए, शकंधु शब्द होता है। तो आप बताइए शकंधु कब बनेगा सर? जब विलुप्त हो जाएगा, जब अ और अ मिलकर के अ ही रह जाए तभी शकंधु बन पाएगा।
एकदम से जोड़ते जाइए, मजा आ जाएगा पढ़ने में। तो आ और आ मिलकर के आ कब होगा, जब अभी जो पतंजलि वाला नियम था और मनीषा वाला नियम था वही यहां लगाएंगे कि पूर्व और पर। जैसे वहां पे टी क्या था, पूर्व है ना, टी क्या था, पूर्व, और बाद वाला शब्द पर था। जैसे मनीषा में अस क्या था, पूर्व, और ई क्या था, पर। तो अस और ई मिलकर के हम ई ही किए थे। वैसे ही अगर आ और आ मिलकर के आ ही हो जाए तो हमारा शब्द सार्थक बन जाएगा। तो बताइए, आ और आ मिलकर के अगर आ होगा तो कौन सी संधि होगी, वो पररूप। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा खतरनाक है ये सब। अगर आएगा तो लोग दीर्घ मार देंगे। तो आप दीर्घ नहीं सर, शकधन अंधो में पूछेगा तो आप बताइएगा पररूप संधि। तो इसको आप सर PYQ उठा के थोड़ा देखिएगा ना, तो ये सब सवाल बने हुए हैं। तो अब यहाँ पे ये अ धन अ मिलकर के क्या बनाइएगा सर, अ बनाइएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टी और प्लस अ बराबर अ, ये वाला नियम लगेगा। टी प्लस अ बराबर अ। कहेंगे ये टी कहाँ है इसमें, आप बताइए। शक में टी क्या है सर, अ है। क्योंकि किसी भी शब्द का जो आखिरी अच होता है, जो अंतिम स्वर होता है, उसी को टी कहते हैं सर। तो शक में अंतिम स्वर क्या है, जो क का अ है। तो इसे हम टी मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो ये टी अ और प्लस ये बाद वाला अ मिलकर के अ हो जा रहा है। तो जब ऐसा होगा तो आपका सार्थक शब्द प्राप्त हो जाएगा। तो क्या बनेगा सर, श और क में ये ऐड जो हो जाएगा तो हो जाएगा क, और आधा न और धू ऐड कर देंगे तो बन जाएगा शकंधु। मजेदार है सब, यही सब तो अच्छे उदाहरण होते हैं। बाकी सर विद्याधन आलय बराबर विद्यालय तो हर कोई कर लेगा, तो कहीं बनाएगा वो, प्रश्न में है ना सर। तो ये सतर्क रहिएगा। शकधन अंधु का संधि पद होगा, जब सवाल पूछेगा तो शकंधु भी देता है और शकांधु भी देता है। जो लोग ये नियम नहीं पढ़े होते हैं वो बी वाला मार के आ जाते हैं, क्योंकि वो नियम से बनाने लगते हैं। और जब नियम से बनाने लगेंगे तो शकांधु ही आपको मिलेगा। और अगर आप शकांधु मिल गया और शकांधु कर दिए तो फिर आपका 1 नंबर चला गया। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दीर्घ संधि का लक्षण तो है लेकिन यहाँ दीर्घ संधि का नियम लागू नहीं होगा। और दीर्घ संधि पार्टी के समय टेट का एग्जाम हुआ था, फैजुल रहमान 125 नंबर पाए हैं ये वो सब टेट थोड़े हुआ था वो तो विभाग के भैया, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, शकधन अंधो में दीर्घ की कंडीशन है लेकिन दीर्घ संधि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि योगी जी रहेंगे तो नहीं होगा, दूसरा कोई आता अगर तो होता नहीं कराया अब इलेक्शन मोड में आ गए तो वही योगी जी अब इलेक्शन मोड में आ गए हैं भैया। अरे 6 महीना प्रधान लोगों के अरे वो अभी भी चाहते 3 डेट में पहली बार परीक्षा हो रहा है। समान परिस्थिति में 1 डेट वाला परीक्षा अध्यापकों का करके हल्का सा किसी का नहीं, उस समान नोटिफिकेशन में शामिल करना है। अगर आपने नोटिफिकेशन वही जारी किया है तो आप दूसरे को छूट नहीं दे पाएंगे। आप उसी टीचिंग के साथ शिक्षकों के लेकिन अब जब नोटिफिकेशन जारी है तो जारी भी अलग से। सर कूलर लगा दे क्या, लग गया? हाँ कूलर लगा रहे थे तो लाइट है, लेकिन जब लगाए तो ये हुआ कि ठंडा है मौसम। है यहीं पे है सर, यहीं पे रखा है, यहीं रखा सर। सर थोड़ा चेयर किनारे कर लीजिए। तो नहीं रह पाएंगे क्योंकि हमें 10 साल अगर ऊपर से कोई दिक्कत ना हो। हाँ सर, योगी तो पार्टी वाले पार्टी हो गई है रास्ता कोई नहीं आ रहा है, बंद कर दीजिए।
भैया काकरोच अब देखा जाए सर, तो इसको ध्यान दीजिएगा सर, शकधन अंधु में कंडीशन दीर्घ का है, बनना चाहिए था शकांधु, लेकिन ये गलत शब्द होने के नाते इसमें दीर्घ संधि का नियम नहीं लगेगा, इसमें पररूप संधि का नियम लगेगा, तभी हमारा सार्थक शब्द शकंधु बन पाएगा। इस नाते शकधन अंधु का संधि पद पूछेगा तो शकंधु। शकंधु का मतलब होता है सर शक लोगों का कुआं, ये अंधु माने कुआं होता है। और शक आप जानते हैं, ये शक वंश और कुषाण वंश आप इतिहास जानते होंगे, तो वही शक की बात हो रही है, शक लोगों का कुआं शकंधु माने होता है ऐसा। नहीं नहीं, मैं इसलिए अर्थ बता रहा हूँ ना, जैसे आप कहेंगे सकांधु का मतलब नहीं तो शकंधु का क्या मतलब है, इसलिए मैं पहले ही बता दिया आपके प्रश्न के पहले ही कि शकंधु शब्द सार्थक था, इसका मतलब हो रहा था शक लोगों का कुआं। तो सर बस एक लास्ट नोट है, जैसे शकंधु है ऐसे इसका जुड़वा भाई समझिए। कर्क धन अंधु, अब बताइए सर क्या बन गया, अगर पूछ दे कर्क धन अंधु से क्या बनेगा, कर्कंधु। हाँ एकदम सर। वैसे आप दीर्घ संधि का नियम लगाने लगे, अब हम सर इसमें डायरेक्ट बना दे रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हम इसके पहले हम समझाए थे, तो इसमें भी वही समझाने का कोई मतलब है नहीं भाई। कर्क धन अंधु से क्या बनेगा सर, कर्कांधु भी देगा, और देखा जाए तो लॉजिकली कर्कांधु ही बनना चाहिए था, लेकिन चूंकि कर्कांधु का कोई मतलब नहीं था, इस नाते उस नियम की बलि देनी पड़ी, दीर्घ संधि की हत्या करनी पड़ी, और यहाँ पे पररूप संधि लगाया गया तो कर्कंधु बनाएगा। कर्कंधु माने बेर होता है सर, बेर, बेर जो, हाँ जो बेर फल होता है सर, भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, वो है कर्कंधु। एक और लिख लीजिए सर, वही बोला भाई, एक और सर लिख लीजिए, एक और पांचवा, एक और लिख लीजिए सर, मृत, 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 मृत माने सर मरा हुआ, मृत धन अंडः। अब आप देखिए, हाँ पूछ देगा भाई मृत धन अंडा से, मृत धन अंडा में संधि बताइए, बोला जाए। हाँ तो मृतांड लोग सोचेंगे भाई आ मिल करके आ बनेगा तो मृतांड बनेगा नियमतः देखा जाए तो, और संधि पूछा जाएगा तो लोग दीर्घ मार देंगे, लेकिन चूंकि सर जब दीर्घ संधि का नियम लगाएंगे तो मृतांड बना, और मृतांड शब्द का कोई मतलब नहीं था, ठीक है सर ना। इस नाते यहाँ पे दीर्घ संधि फेल्योर हो गया, तो यहाँ पे जब टी संज्ञा वाला नियम लगाएंगे ये वाला, तो शब्द बनेगा आ मिल करके आ ही रहेगा, तो ये मृ और ये आ मिल कर आ ही रहेगा, तो फाइनली ये तय होगा सर, डायरेक्ट लिख रहे हैं कोई दिक्कत, यहाँ पे अंडा ऐड कर देंगे तो क्या बना सर, मृतंड। पहले इतना बनाइए सर। हाँ अब कहेंगे, हाँ अब कहेंगे मृतंड माने क्या होता है, अभी भी मृतंड माने कुछ नहीं होता है, तो मृतांड बनाते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं, उसके बारे में नहीं सर। अभी अभी इसमें अभी सर इसमें एक स्टेप और बाकी है। अब हमारे विद्वानों ने मृतंड में एक प्रत्यय जोड़ दिया, उस प्रत्यय का नाम है अण प्रत्यय, और जब अण प्रत्यय लगाया तो शब्द बन गया, ये मृ का मार हो गया सर, मृ का क्या हो गया, मार। तो जब मृ का मार हो गया, ये ता के ऊपर जाएगा रेफ, और ये बन गया सर क्या, मारतंड। अपने हाथ सब कोई खेल रहा अच्छा सर आप बताइए, अगर आप यहाँ पे दीर्घ करते और अण प्रत्यय लगा के तब क्या बनता, पहले आप यहाँ दीर्घ लगाते, मान लीजिए एक मिनट के लिए, तो दीर्घ वाला नियम लगाते तो क्या बनता, मृतांड, और मृतांड में जब अण लगाते तो नहीं अण, ये नियम था। अब अण के बारे में अभी आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अण आपके सिलेबस में नहीं है, कोई मतलब नहीं था अण को समझाने का। बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जैसे मृत धन अंड में जब हम लोग पररूप संधि लगाए तो मृतंड बना, और मृतंड बना तो अण प्रत्यय से मारतंड बना, ये मृ का मार हुआ, ये जो देखिए मैं है ना, ये जो री था इसी का परिवर्तन किसमें हो गया, आर में, बाकी तो तंड था, तंड है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, परिवर्तन कैसे हुआ जरा ये बता रहे हैं सर, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए अगर आप दीर्घ का नियम लगाते हो तो क्या बनता, मृतांड, और मृतांड में अण लगाते तो अभी भी तो री आर में बदलता, तो क्या बनता सर, मारतांड बनता। भाई देखिए
अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए इसमें हम दीर्घ वाला नियम लगाते तो क्या बनता सर, मृतांड बनता। जैसे यहाँ जब, हाँ ठीक है सर, अब जब मृतांड में हम अण जोड़ते तो जैसे अण का मतलब ये है कि अण जब भी जुड़ेगा तो उस शब्द का जो री होगा वो आर में बदल जाएगा, ये नियम है। ई होगा तो वो ए में बदल जाएगा। शब्द में अगर ऊ होगा, किस शब्द में, जिसमें आप अण जोड़ रहे हैं, जिस शब्द में आप अण प्रत्यय जोड़ रहे हैं उस शब्द में ई होगा तो वो ए में बदलेगा, ऊ होगा तो ओ में बदलेगा, री होगा तो आर में बदलेगा, ये नियम है। ठीक है सर, तो आप बताइए इसमें जब हम अण प्रत्यय जोड़ते तो ये रिया किस में बदलता सर, आर में। तो जब ये आर में बदलता तो आ की मात्रा म पे आता तो माँ हो जाता, और जो र है आर का वो इसके ऊपर चला जाता तो क्या बन जाता सर, मार्तांड। तो मृत धन अंड में यदि आप दीर्घ संधि लगाते तो अण प्रत्यय जोड़ने के बावजूद बना हुआ शब्द क्या हो जाता, गलत, क्योंकि मार्तांड कुछ नहीं है, मृतांड तो वैसे भी कुछ नहीं था। अण प्रत्यय जोड़ करके आप उसको सुधारने की कोशिश किए कि सुधर जाए, सही हो जाए, लेकिन अण प्रत्यय से भी काम नहीं बना, क्योंकि जब मृतांड की जगह पे मार्तांड बना तो मार्तांड भी निरर्थक था। तो हमारे विद्वानों का ऐसा है, इसमें दीर्घ लगाइबे नहीं करो, इसमें लगाओ पररूप संधि। जब पररूप संधि लगाया तो बना मृतंड, और मृतंड में जैसा अण प्रत्यय जोड़ा बन गया मार्तंड, और मार्तंड माने हो गया भगवान सूर्य। हाँ, मार्तंड किसका पर्यायवाची है सर, सूर्य का। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में आपसे पूछ सकता है कि मार्तंड किसका पर्यायवाची है। आया सर समझ में ना। हम लोग क्या लिखेंगे, मार्तंड, क्योंकि यहाँ देखिए मृतंड बना, लेकिन मृतंड शब्द भी कोई मतलब नहीं था, तो इसमें अण प्रत्यय जोड़ करके एक सार्थक शब्द बनाया गया मार्तंड। तो आप ध्यान दीजिएगा सर, बहुत ये सब अच्छे उदाहरण है। मतलब ऑप्शन में मार्तंड है एग्जैक्टली सर, 100%। बहुत खतरनाक है ये सब सर, नहीं ध्यान देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। पूछ देगा मृत धन अंड, देखिए क्या क्या सवाल बनता है, सब सवाल गलत हो जाएगा अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे। मृत धन अंड में संधि बताइए, लोग दीर्घ मार के आएंगे। आपको क्या मारना है सर, पररूप संधि। मृत धन, हाँ सर, हाँ, मृत धन अंड में अगर संधि पद पूछता है तो मृतंड भी देगा मार्तंड भी देगा, आपको क्या करना है सर, मार्तंड, या मार्तंड भी दे और मार्तांड भी दे, आपको क्या करना है सर, मार्तंड। कुल मिला जुला करके यहाँ तक, ठीक है सर। ये मार्तंड, ध्यान दीजिएगा, मार्तंड शब्द है पर्यायवाची। तो एक बार मैं फिर से कंक्लूड कर देता हूं सर, एक बार मैं फिर से कंक्लूड कर देता हूं सर, देख लीजिए। मनस धन ईसा बराबर मनीषा, पतत धन अंजलि बराबर पतंजलि, फिर शक धन अंधु बराबर शकंधु, कर्क धन अंधु बराबर करकंधु, मृत धन अंडः बराबर मार्तंडः। ये 5 जो मैंने नोट में लिखवाए हैं इनको आप ध्यान दीजिएगा, है ना सर, क्योंकि इनसे सवाल पूछता है। ये पतंजलि और मनीषा कई बार पूछ चुका है, शकंदो करकंदो भी पूछ चुका है सर। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से किसी में पूछेगा कौन सी संधि है तो आपको पररूप संधि बताना है, ठीक सर। हाँ, और संधि विच्छेद आप ध्यान दीजिएगा, मनीषा का पूछे तो मनस धनीषा, पतंजलि का पूछे तो पतत धन अंजलि, शकंदु का पूछे तो शक धन अंधु, करकंदु पूछे कर्क धन अंधु, और मार्तंड पूछे तो मार्त धन अंड। ऐसा मत करिएगा सर, विकल्पों में रहेगा, पूछेगा मार्तंड का तो रहेगा मार्त धन अंड, लोग वही मार के आएंगे। आपको सर करना है मृत धन अंड, क्योंकि मार्त का कोई मतलब नहीं होता है, तो जो मार्त धन अंड है वो गलत हो जाएगा सर, तो मृत धन अंड करिएगा। यहाँ तक ठीक है सर। मनीषा और रामदेव को आधा जैसे पिछले वर्षों का भी आपके हमने देखा है ना, क्या है वो चीज अभी दिखाई नहीं, ये चीजें दिखाई नहीं। एक साथ आप देख रहे होंगे
चलिए सर, अब हम लोग शुरू करते हैं। अब स्वर आपका कंप्लीट हो गया, अब सर में कुछ भी नहीं बचा है स्वर संधि में। अब हम शुरू करते हैं सर व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में कुछ भी पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा और क्लियर हो जाया जाए कि संस्कृत भाषा में ठीक है सर, पढ़ा जाए। हमने कहा व्यंजन संधि में कुछ भी पढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं ताजा कर देना चाहता हूं, मैं बता चुका हूं, फिर से मैं ताजा कर देना चाहता हूं कि संस्कृत भाषा में जब भी व्यंजन कहा जाए तो आपको क्या समझना है सर? हलंत वर्ण, इसको मत भूलिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि हिंदी में क्या होता है कि बिना हलंत वाले को ही आप व्यंजन मानते हैं और वही आपकी आदत रहती है, और वही आदत अगर यहाँ रहेगी तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इस नाते संस्कृत में मैं बारंबार आपसे कह रहा हूं और कहता रहूंगा कि अगर संस्कृत भाषा में व्यंजन कहा जाएगा तो आप हलंत वर्ण समझेंगे। ठीक है सर ना, बस इतनी बात ध्यान रखिएगा, तब आगे समझ में बढ़िया आएगा। चलिए, तो एक बार परिभाषा लिख लीजिए, या डायग्राम रूप में अगर लिखना चाहें तो डायग्राम रूप में बना लीजिए। डायग्राम बना लें सर। देखिए, संधि चाहे स्वर हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे विसर्ग होगा, उसमें मेलय होता है। किसका? वर्णों का। कितने? दो। ये दो वर्ण हो गए। ये कौन सा वर्ण है? तो किसी शब्द का अंतिम वर्ण, और ये कौन सा वर्ण है? तो किसी शब्द का पहला वर्ण। ठीक। अब व्यंजन संधि ये कहता है, व्यंजन संधि का नियम ये कहता है कि भैया व्यंजन संधि वहां होगा जहां पूर्ववर्ती वर्ण व्यंजन हो, मतलब पूर्ववर्ती वर्ण हलंत वर्ण हो। ठीक है सर, व्यंजन वर्ण यानी कि हलंत वर्ण। और कहा परवर्ती वर्ण, कहा परवर्ती वर्ण अर्थात जो ये वाला है, ये व्यंजन वर्ण हो और चाहे स्वर वर्ण हो, दोनों में से कोई भी चलेगा। यही है व्यंजन संधि का कंडीशन। अगर ये कंडीशन कहीं दिखेगा तो आपको व्यंजन संधि करना है। कुछ भी, परवर्ती वर्ण सर स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, लेकिन पूर्ववर्ती वर्ण व्यंजन ही होगा, ये अनिवार्य है, तभी व्यंजन संधि होगा। ठीक है सर ना। अभी हम परिभाषा लिखाते तो यही लिखाते कि व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन या स्वर वर्ण आने पर व्यंजन संधि होता है। वही चीज मैंने डायग्राम बना दिया। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं सर। अगर किसी क्वेश्चन में जो संधि विच्छेद के रूप में दिया हुआ है वहां प्लस के पहले वाले वर्ण पे हलंत दिख जाए तो एकदम आप कौन सा संधि मारिएगा? व्यंजन संधि, बशर्ते पतत धन अंजलि को छोड़ करके और मनस धन ईसा को छोड़ करके। क्योंकि पतत धन अंजलि और मनस धन ईसा, इन दोनों उदाहरणों में भी प्लस के पहले वाले पर क्या लगा था? हलंत। तो इस नियम से तो वहां व्यंजन संधि होना चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूं कि उन दोनों को छोड़ करके बाकी किसी भी क्वेश्चन में अगर प्लस के पहले हलंत दिख जाए तो आप व्यंजन संधि मारिएगा। ठीक है सर ना, यहां तक ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा भाई प्लस के पहले व्यंजन होगा, प्लस के बाद व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी होता है, तो ये तो क्वेश्चन में रहेगा। अब ऐसे कंडीशन में बदलाव किसमें होता है? तो ऐसे कंडीशन में बदलाव होगा ना सर, भाई संधि अगर होगा तो बदलाव होगा, क्योंकि संधि का मतलब ही बदलाव होता है। तो बदलाव किसमें होगा? पूर्व में कि पर में? तो कहा जनरली जो बदलाव होता है, जो विकार आता है, जो नया वर्ण बनता है, वो इसके स्थान पे बनता है, अर्थात हलंत वाले के स्थान पे बनता है। इसी के स्थान पे आपको नया वर्ण बनेगा। जनरली मैं कह रहा हूं, सामान्यतया। कभी विशेष परिस्थिति रही तो बाद वाला भी बदल जाएगा, कभी विशेष परिस्थिति आएगी सर तो दोनों बदल जाएगा, है ना। लेकिन सामान्यतया ये जो व्यंजन वर्ण है यही बदलता है, और इसी को फाइनली आप व्यंजन संधि कहते हैं। तो कुल मिला करके इसको अगर आप ना भी ध्यान दें तो बस केवल ये ध्यान देंगे कि अगर प्लस के पहले हलंत है तो व्यंजन संधि। यहाँ तक ठीक है सर ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हेडिंग डालिएगा या एक आध उदाहरण कर लीजिए। जैसे 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 आपसे कह दिया भैया वाक धन ईशः में संधि बताइए। अब आपको प्लस के पहले वाले वर्ण पे हलंत दिख रहा है, इस नाते व्यंजन संधि कह दीजिएगा। आपसे पूछ दिया भैया
वाक, धन, जालम में कौन सी संधि है? तो आपको प्लस के पहले वाले वर्ण पर हलंत दिख रहा है, इस नाते व्यंजन संधि कह दीजिएगा। इत्यादि ऐसे जितने भी उदाहरण आप पाएंगे व्यंजन संधि के, सब में प्लस के पहले वाले पर आपको हलंत दिखेगा। तो ये आपका रामबाण हो गया सर, वही मैं कहने ये एकदम। लेकिन हलंत प्लस के पहले वाले पे देख के मारिएगा। जैसे मान लीजिए अगर ऐसे कह दिया, ऐसे कह दिया कि निह धन श्वासम में संधि बताइए, अब आप कहेंगे हलंत दिख रहा है, व्यंजन मार दो। ये मैं कह रहा हूँ हलंत प्लस के पहले वर्ण पे दिखे तो आप व्यंजन मारिएगा, ठीक है सर ना? बस, तो ये रामबाण है। ऐसा अगर सवाल पूछता तो कर लेगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्या बनेगा अभी आगे देखा जाए। अभी आगे, अभी तो मैं ये बता रहा हूँ। हाँ ठीक है सर। अब हेडिंग डालिएगा व्यंजन संधि के भेद, व्यंजन संधि के भेद, व्यंजन संधि के भेद, व्यंजन संधि के भेद। तो पहला भेद लिखिएगा सर, श्चुत्व संधि। यहां बोर्ड पे लिखे सर, गलत नहीं लिखिएगा। श्चुत्व संधि, श्चुत्व संधि। हाँ सर, हाँ कभी कभी, हाँ कभी कभी पूछ सकता है। नहीं नहीं, हिंदी में नहीं, ना 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 सर, हिंदी में नहीं। हिंदी में व्यंजन संधि का भेद होता ही नहीं है, वहां पे सीधे नियम है, कोई ना सर। हिंदी भाषा में सिर्फ स्वर का भेद किया गया है, सिर्फ स्वर का वर्गीकरण किया गया है, वही जो यहाँ था। दीर्घ वहां भी है, गुण यहाँ वहां भी है, वृद्धि वहां भी है, यण वहां भी है, आयाद भी है। लेकिन व्यंजन संधि का वहां पे क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, भेद नहीं किया गया है। तो यहाँ ही सिर्फ भेद किया गया है। तो यहाँ ही सिर्फ पूछ सकता है आपसे कि कोई उदाहरण दे दिया सर, अब पूछ दिया इसमें कौन सी व्यंजन संधि है। तो अब ष्टुत्व रहेगा, ष्टुत्व रहेगा, जस्त्व रहेगा, परसमण रहेगा, नमो सुने रहेंगे, तभी तो कर पाएंगे सर। इस नाते थोड़ा सा जानते हैं। अब ष्टुत्व संधि शब्द ये देख करके घबराइएगा नहीं, मैं थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करके इसको समझा दूं, फिर आगे कुछ बात करूं। सर ये जो शुत्व है, शुत्व संधि तो आप पहले जानते हैं। शुत्व में आपको ये श दिख रहा है, इस श को हम ऐसे लिख सकते हैं सर, ऐसे, ठीक है। और ये चू दिख रहा है सर, चू। और ये त्वा तो प्रत्यय है, आप जानते हैं, त्वा प्रत्यय, तो प्रत्यय से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो फाइनली शुत्व में आपको क्या दिख रहा है, श और चू। शुत्व संधि में हमें किससे मतलब है, श और चू से। क्लियर? श माने ताला विषय, अचू माने सर आप जानते हैं चवर्ग, च, छ, ज, झ और य। एकदम सर समझते जाइएगा, क्योंकि खासकर देखिए मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि स्वर संधि तो आसान था, व्यंजन संधि भी आसान है, लेकिन व्यंजन संधि में जो पहले दो संधियां हैं ये और इसके बाद वाला इसका जुड़वा भाई ष्टुत्व, ये ष्टुत्व और ष्टुत्व नामक जो दो राक्षस टाइप के नाम है, ये थोड़ा सा आपको और लोगों को परेशान करते हैं। इन दोनों को आप समझ लीजिए, बाकी फिर व्यंजन संधि आसान है, आसान है। मैं ये स्वर संधि से भी आसान है व्यंजन संधि, बशर्ते खाली ये पहला नियम और दूसरा नियम को सतर्कता से समझ लीजिएगा, ठीक है सर, क्योंकि ये किताबों में बड़ा उलझा के दिया रहता है, इस नाते सर यहाँ ध्यान से समझ लीजिएगा। तो शुत्व संधि का जो मेन मकसद है या जो मेन हमें उसमें कंटेंट लेना है वो तालव्य श और चवर्ग श। अब कहेंगे सर इतना सारा हम याद कैसे करेंगे? याद नहीं करना है, आप तो उच्चारण स्थान भी पढ़ चुके हैं, तो बताइए इन सारे का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है सर। अब बताइए आसान हो गया कि नहीं? शुत्व संधि का संबंध बेसिकली तालु वर्ण से है। शुत्व संधि का जो नियम हम पढ़ेंगे या होता है ये तालु वर्ण से संबंधित नियम होता है। अब बताइए संधि का मतलब फाइनली क्या होता है सर? मेल नहीं सर। अब बताइए पूरा स्वर संधि खत्म हो गया, विकार। एग्जैक्टली सर, विकार जो नया वर्ण बनता है वो फाइनली संधि होता है हमारा सही मायने में। भाई मेल तो ये है ना सर, ये है मेल, दो वर्ण मिल रहा है, ये है मेल, मेल से विकार। अब इन मेल से जो विकार आएगा, जो नया वर्ण आएगा, ये नया वर्ण ही सही मायने में क्या है सर? संधि। ठीक है सर ना? तो संधि का मतलब जो नया वर्ण है, अशु का मतलब मैं बता दिया, तो इसका मतलब भैया
कि अगर किसी क्वेश्चन में नया वर्ण कोई तालव्य वर्ण हो तो वहां शुद्ध संधि हो जाएगी। ये शुद्ध संधि का मतलब है। ठीक है सर, फिर से सुन लीजिए। प्लस के पहले जो भी है आगे देखा जाएगा, प्लस के बाद जो भी है आगे देखा जाएगा। अगर नया वर्ण इनमें से कोई तालव्य वर्ण बन रहा है तो उसमें आप कौन सी व्यंजन संधि कहिएगा सर? शुद्ध व्यंजन। ठीक है सर ना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए, तब और फिर समझा जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे तो आप बोर भी नहीं होंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो आप पहले इसका एक सूत्र लिख लीजिए। तो नाम है, अब घबराइएगा तनिको भर नहीं भैया। हाँ, क्योंकि जब कोई चीज हम पहली बार पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हमको परेशानी होती है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बस केवल आप सुनते जाइए, परेशान मत होइएगा, समझने की कोशिश करिए। सूत्र लिखिएगा। हाँ, अब आपसे पूछ देगा शुद्ध संधि का सूत्र है, ऐसे सवाल पूछ देगा। तो भैया आप इस शुद्ध शब्दवा नमवा जानते रहेंगे तभी तो आप शुद्धवा तक पहुंच पाएंगे। आप पहले नाम ही नहीं जानते हैं शुद्ध क्या होता है, इसलिए मैंने शुद्ध नाम लिखाया है ना। बहुत सारे लोग होते हैं सीधे नियम लिखवा देते हैं, जैसे हिंदी वाला पैटर्न फॉलो करते हैं, सीधे व्यंजन संधि के महत्वपूर्ण नियम हेडिंग डाल के लिखवाना शुरू कर देंगे। अब आप नियम तो पढ़े हैं लेकिन आप ये सब नहीं जानते, तो आपसे पूछेगा शुद्ध संधि का सूत्र, तो घबरा जाएंगे। तो लिखेगा स्तोह, ऐसे स्तोह, चुना, चुह, स्तोह, शुना, शुह। और मैं वैसे भी बहुत आपको शॉर्ट में व्यंजन संधि पढ़ाऊंगा, जितने नियम है किताबों में उसका मैं आधा से कम आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारा स्तर क्या है या हमारा पाठ्यक्रम क्या है। भाई अपने स्तर अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से तो चलेंगे, हमारे पाठ्यक्रम का जो स्तर है उससे ज्यादा थोड़ी हमको जाना है। इस नाते हम आपको पूछा वैसे भी नहीं, लेकिन हाँ जो जरूरी है उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता। भैया अब हम आपको शुद्ध ना लिखा है, आपको हम स्तोषनाशु ना लिखा है, तो ये आपके साथ हम बेईमानी कर रहे हैं। आपके साथ हम तत्काल में आपको खुश कर सकते हैं, आसान आसान लिखवा करके, हाँ बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन अगर ये सब आ गया तो फिर हमारे लिए वो गलत हो जाएगा ना कि हमने आपके साथ बहुत बड़ा गलती कर दिया। तो इस नाते अरिष्टत्व और अरिष्टत्व व्यंजन संधि के यही दो बहुत महत्वपूर्ण नियम भी माने जाते हैं, कठिन भी है और महत्वपूर्ण भी है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो फिर से सुन लीजिए, शुद्ध संधि का सूत्र पूछेगा तो विकल्प में स्तो शुना शुह दिखेगा। ठीक है सर ना। अब स्तो शुना शुह का मतलब पहले समझ लीजिए फिर लिखवा देते हैं, क्योंकि समझ जाएंगे तो लिखना आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। तो सर जैसे यहाँ पे शुद्ध को हमने समझाया वैसे यहाँ भी देखिए है ना सर, देखिए ऐसे यहाँ भी है, ये देखिए, ये देखिए, ये स दिख रहा है सर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये तोह जो है सर, तोह ये तू का षष्ठी विभक्ति है। रूप तो आपको रटना पड़ेगा सर, कम से कम कुछ नहीं तो एक दो चार रूप तो रटना ही पड़ेगा। तो जब आप रूप रटे होंगे या रटेंगे तो वहां पे प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन ऐसे रूप चलता है। रामे रामो रामा प्रथमा रामम रामो रामान द्वितीय रामे रामाभ्याम रामे रामाभ्याम रामई तृतीय रामाय रामाभ्याम रामेभ्य चतुर्थी रामात रामाभ्याम रामेभ्य पंचमी रामस्य ये षष्ठी है, रामयो ये भी षष्ठी है, रामा राम ये भी षष्ठी है। तो सर जब आप तू का रूप चलाएंगे, तू का, तू माने सर दिमाग में एकदम हैंग हो जा रहा होगा। हाँ तू माने सर था नहीं। तो सर जब इसका रूप चलता है ना, कहेंगे याद करना, नहीं इसका रूप नहीं याद करना है, तो कहेंगे तब क्या फालतू टाइम वेस्ट कराएगा, तो समझाएंगे सर, तो हम डायरेक्ट कैसे समझा देंगे। तो तू का जब षष्ठी रूप चलाएंगे तो बनता है, तो इसका मतलब तो का फाइनली मतलब क्या हुआ, तू। तो तू इसका मतलब सर तू, ऐसे समझिए, ये तू का षष्ठी था तो। जैसे अगर हम कहें सर रामस्य का मेन मतलब क्या है, राम ही तो है। हाँ षष्ठी से क्या लेना देना है, वो हम बाद में चिन्ह जोड़ते रहेंगे। तो यहाँ तू, तो कुल मिलाकर तो इस तो में स है और तू माने तथा दादा न। अब आप वर्णमाला पढ़ चुके हैं सर, तो ये सारे के सारे कौन से वर्ण है सर? भाई सारे के सारे का उच्चारण स्थान क्या था? नहीं सर याद करिए, लृतुलशानाम दंताह, लृतुलशानाम दंताह, लृ का दंत था, ता वर्ग का दंत था, लय का दंत था, और वो सपेरा वाला स का भी दंत था। तो ये सारे के सारे दंत वर्ण हैं। आपके पास कोई भी संस्कृत की किताब होगी या आप जिसको सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल मानते हैं वहां देखिए या किताब में देखिएगा,
और अभी जो मैं फाइनली पढ़ा एकदम एकदम लास्ट में, तो मैं समझाने के प्रोसेस में हूँ, लास्ट में जब पूरा समझा दूंगा तो कंपेयर करिएगा। आपको जो संस्कृत की किताबों में नियम दिया हुआ है ये आपको सर समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल कंफ्यूज में रहेंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे। और यहाँ इतने आसानी से और इतने छोटे में आपको समझा देंगे कि आप भूलेंगे भी नहीं। लेकिन पहले स्टेप तो फॉलो करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट नहीं मजा आएगा सर। तो यहाँ तक ठीक है सर, दंत वर्ण तक पहुंच गए। अब ये श अच्चू, ये तो आप पहले से जानते हैं। वहां पे यहाँ पे श है, अच्चू का मतलब चवर्ग है, और फिर यहाँ भी वही चीज लिखा है। ठीक, तो हमने कर दिया इस सूत्र का पोस्टमार्टम, कर लिया सर ना। अब जब पोस्टमार्टम हो गया तब थोड़ा सा आप आगे लिखिए, तब फिर समझा जाएगा। अब जो हेडिंग डालेंगे वो सूत्रार्थ या नियम, जो भी हेडिंग डालिए, क्योंकि सूत्रार्थ नियम लक्षण सभी की है। लिख सकते हैं सर, हाँ पोस्टमार्टम हो सर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल लिखे रहेंगे तो रिवीजन करते वक्त आपको दिक्कत नहीं होगी। ये सब अभी जब हम सर नियमों लिखवाएंगे तो उसमें हम डायरेक्ट भाषा लिखवाएंगे, तो अगर आप ये किए रहेंगे तो भसवा आराम से समझ में आ जाएगा, और नहीं तो डायरेक्ट भाषा पे चले जाएंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये जितना कठिन है उसको हम उतना सरल रूप में आपको बता देंगे, बस देखते जाइए। अपने रात अरे पढ़ तो रहा है काम, अरे भैया बहुत खतरनाक आदमी है। अरे यार ऐसे समाज में कहा जाता है इतना सीधा, बहुत अच्छा वक्र था, बहुत अच्छा कथी, बहुत अच्छा छोड़ पाई, तब पाई जब आएगा। ठीक है सर, ये कर लिए ना। अब आप हेडिंग डाल सकते हैं सूत्रार्थ या लक्षण या नियम। भाई के गाड़ी खरीद के लिए बर्तन में इसको मिटा दें सर। अपना भाई नई गाड़ी खरीद के लिए बर्तन लिखेगा सर। अब आपका ये सूत्रार्थ है, मतलब इस सूत्र का जो अभी आप लिखे थे ना उसका अर्थ है, या शुद्ध संधि का इसको नियम समझ सकते हैं, दोनों बातें की। लिखिएगा श, हलंत लगाइएगा सर, स्लैश चवर्ग, से स्लैश लगाइएगा तवर्ग। यहाँ हलंत उलंत नहीं भूलिएगा सर, अब व्यंजन संधि स्टार्ट हो गया है, व्यंजन में हलंत मेन है। हो गया सर। स या चवर्ग से, स या तवर्ग का मेल होने पर डैश देके लाइन छोड़ दीजिएगा सर। हाँ, अब अगली लाइन से लिखिए सहलंत का परिवर्तन शहलंत में होता है। अगली लाइन से लिखिएगा सर, तवर्ग का परिवर्तन चवर्ग, ब्रैकेट में लिखेगा स्थानानुसार, ब्रैकेट बंद, में होता है। बस ये हो गया सर कंप्लीट। अब इसी को हम और आसान भाषा में लिखवा देंगे, लेकिन पहले इसको समझना तो जरूरी है, क्योंकि जो मूल है उसे नहीं समझेंगे तो डायरेक्ट वाला दिक्कत कर सकते हैं। यहाँ तक ठीक है सर ना? आप ये 2 मिनट में समझ लीजिए, आप हमको यही
एक कनिष्ठ अरे सड़किया था सड़किया हम चल आप कहाँ चल चले हमारा भैया नहीं सूर्या लेके भेजा जी है ना सूर्या ले आओ नहीं सुनिए आप जाइए मैं पूछो इसको नहीं अटल के साथ में जा रहे हैं ये कल से बोल रहा है अच्छा गरिया कहाँ है अरे यार तू जान पाड़े यार तू पाड़े यार लेकिन तू यादों नहीं है तो क्या बात है यार आप लिखे आए ना भैया लेके क्या बात है मेरे दूसरे बहुत कष्ट हो रहा है मेरे प्रो बात है तब तक पढ़ाया में इनका नुकसान ना हो नहीं एकदम घबराइएगा नहीं सर नियम से। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप एक बार किताब जाके घर पे देखिएगा, ये नियम ही ऐसा है कि इसमें अच्छे अच्छे फंस जाते हैं, पिछिया जाते हैं, है ना सर। लेकिन आपको अभी जब ये खत्म होगा शुद्ध संधि तो आपको एकदम आनंद जाएगा, लगेगा कुछ है ये नहीं। लेकिन हम डायरेक्ट वो चीज़ नहीं बता सकते, थोड़ा सा आपको पहले स्टेप जो लिखा है उसको कुल मिला जुला करके सर। जैसे दीर्घ संधि की बात करें, जब स्वर संधि पढ़े थे, अगर हम दीर्घ संधि की बात करें तो वहां दीर्घ संधि में क्या बन रहा था सर? या तो बड़ा, या तो बड़ी, या तो बड़ा हो, या तो बड़ा नहीं। हम कह सर गुण संधि में क्या बनता है तो कहेंगे ए या ओ या अर या अल। हम कह सर वृद्धि में क्या बनता है, या तो ऐ या तो औ, है ना सर। हमने कहा यण में सर क्या बनता है, य व र ल, यही बनता है। हमने कहा सर आयादि में क्या बनता है तो आय आय या आय अव आय आव, यही बनता है। तो हर संधि में कुछ ना कुछ बनता है। तो शुद्ध संधि में क्या बनता है तो कहा शुद्ध संधि में या तो तालव्य विषय बनता है या तो चवर्ग बनता है, या तो तालव्य विषय बनता है तो हर संधि में कुछ ना कुछ बनता है। अभी मैंने बताया आपको। वैसे शुद्ध संधि में क्या बनता है तो कहा शुद्ध संधि में या तो तालव्य विषय बनता है या तो चवर्ग बनता है। अब तालव्य विषय किससे बनता है तो कहा दंत स से, ये दंत स है सर। और चवर्ग किससे बनता है तो कहा तवर्ग से। हाँ स्थानानुसार, यहाँ तक ठीक है सर। अब थोड़ा सा और देख लीजिए, ये राहुल भैया का तो नहीं है, जल्दीबाजी छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे सर देखिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा सर, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मेल लिखा हूं मैं, अच्छा सर इसको ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। इसके पहले जो भी आप संधि पढ़े, चाहे वो दीर्घ था, चाहे गुण था, चाहे वृद्धि था, चाहे यण था, चाहे आदि था, चाहे पूर्व रूप था, चाहे पर रूप था, सभी संधियों की भाषा आप ध्यान दीजिए, याद कीजिए। आप क्या लिखते थे, फलाने वर्ण के बाद फलाने वर्ण आए, बोलिए। वहां पे आप बाद शब्द का इस्तेमाल करते थे सर, और यहाँ पे आप क्या लिखे, स या चवर्ग से स या तवर्ग का मेल होने पर। फिर से याद करिए, अगर मैं यण संधि की बात करूं तो क्या लिखते थे सर, इ ई उ ऊ री री के बाद असमान स्वर आने पर। गुण में क्या लिखते थे, अ या आ के बाद इ ई उ ऊ री री आने पर। बाद शब्द पे फोकस करिएगा। दीर्घ में क्या लिखे थे, अ आ इ ई उ ऊ री के बाद समान स्वर आने पर। आयादि में क्या लिखे थे सर, ए ओ ऐ औ के बाद स्वर आने पर। हर जगह बाद शब्द इस्तेमाल। पूर्व रूप में क्या कहते सर, ए ओ के बाद ऐ आने पर। पर रूप में क्या कहते सर कि उपसर्ग से अंत होने वाले ऐ के बाद, हर जगह बाद 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 बाद। लेकिन यहाँ पे आप मेल शब्द लिखे हैं। कहेंगे इस पे आप कितना क्यों फोकस कर रहे हैं, यही तो मेन है सर। अगर हम ये कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा सर, अगर हम ये कहेंगे कि यक्स के बाद वाई आने पर, अगर हम ये कहेंगे कि यक्स, देखिए सर, अगर हम ये कहेंगे यक्स के बाद वाई आने पर, तो ये ध्यान दीजिएगा, यक्स पहले रहना चाहिए, वाई बाद में रहना चाहिए, तभी आगे का नियम काम करेगा। साफ साफ कह रहा है यक्स के बाद वाई आने पर, तो इसका मतलब यक्स पहले रहना चाहिए, वाई बाद में रहना चाहिए, तभी जो नियम कहेंगे वो लगेगा। अगर आप कह देंगे वाई प्लस यक्स, तो वो नियम नहीं लगेगा जो यक्स के बाद कहने का नियम था। भाई यक्स के बाद वाई आने पर, इसका मतलब यक्स पहले रहेगा, वाई बाद में रहेगा। हम कहेंगे वाई के बाद यक्स आने पर, तो वाई पहले रहेगा, यक्स बाद में रहेगा। यहां तक ठीक है सर।
लेकिन अगर हम ये कह दें कि x y का मेल होने पर, तो भैया x प्लस वाई यहाँ भी मेल हो रहा है, y प्लस x यहाँ भी मेल हो रहा है। बोलिए कोई दिक्कत सर? ये मैं फिर से कह रहा हूँ सर, आप ये मत समझिएगा कि समय बर्बाद करें, यही मेन है। आपको जब ये समझ में आएगा तो समझिए आधा आपको नियम समझ में आ गया। और अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आगे उदाहरण में आप दिक्कत कर जाएंगे। इस नाते सर इसको समझ लीजिएगा। क्लियर है सर ना? जब मेल कहा जाएगा तो पहले कौन बाद में कौन, इससे मतलब नहीं, चाहे जो आगे आए चाहे जो पीछे आए, जैसे भी आए, चाहे जो आगे आए, हाँ उसमें दिक्कत नहीं। तो कुल मिला जुला करके भैया इस नियम में आपको पहले और बाद ये ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस वर्ण देखना है कि शुत्व संधि में किन किन वर्णों की बात की गई है। तो अगर हम आसान भाषा में कहें तो सकार या चवर्ग माने कि तालव्य वर्ण, इसको कौन सा वर्ण कहते हैं सर? तालव्य वर्ण, ठीक है। और स या तवर्ग, इसको हम क्या कहते हैं सर? दंत्य वर्ण, दंत्य वर्ण। अगर भाई देखिए 1 यहाँ है, 5 यहाँ है, 6 यहाँ और 6 इधर, टोटल 12 वर्णों से संबंधित ये नियम है। अब अगर आप 12 को ध्यान में नहीं रख सकते या आपको बहुत बड़ा लग रहा है तो खाली 12 को भी शब्द में ध्यान दीजिए ना सर। देखिए बहुत आसान का, ये सब किताब में नहीं लिखा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये नियम टोटल 12 वर्णों का नियम है। अब 12 वर्ण आप याद कर पाए तो ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि इसमें बात किया गया है दंत्य और तालव्य का। लेकिन मेल शब्द कहा गया है सर, तो मेल का मतलब ये हुआ भैया कि दंत्य के बाद तालव्य हो। एग्जैक्टली सर, एकदम सही, या तालव्य के बाद दंत हो, ये नियमों फॉलो करेगा। यहां तक सर क्लियर है ना? हाँ, तो अब यहां तक क्लियर है तो बस एकदम मजा आ रहा है। अब अगर यहां तक सर क्लियर है तो फाइनली देखिए स बदल रहा है और यहां तवर्ग बदल रहा है। माने बदल कौन रहा है सर? दंत। भाई देखिए 2 लाइन में हमने लिखा, ये तो कंडीशन क्वेश्चन में दिखेगा। आपको रिजल्ट क्या देना है कि सर होगा तो स को बदलिएगा और तवर्ग होगा तो तवर्ग को। ये नहीं लिखा है पूरे नियम में आपने कहीं कि तालव्य स को बदल दीजिएगा या चवर्ग को बदल दीजिएगा, कहीं दिख रहा नियम में? तो इसका मतलब ये कि आपको बदलना है, आपको बदलाव करना है किसमें सर? दंत्य में। किसमें? दंत्य में ही इसी को बदलेंगे। किसको बदलेंगे? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए पूरे नियम को देखिए 60 में कर दिया मैंने, पूरे नियम को इतने में कर दिया। अब फिर से सुन लीजिए सर, दंत और तालु का मिलन होना है। पहले दांत रहे फिर तालु, और चाहे पहले तालु रहे सर फिर दांत, उससे मतलब नहीं है, बदलेगा दंत, बदलेगा दंत ही, ये मेन चीज है। बराबर लिख दिए जो है हाँ, ये सर इतना समझ में आया ना? अब कहेंगे सर मान लीजिए देखिए फिर से कह रहा हूं, दंत मिले तालव्य से और चाहे तालव्य मिले दंत से, बदलेगा दंत ही, बदलेगा दंत, बदलाव होगा दंत में। कहेंगे अब मान लीजिए इसको भी याद करना थोड़ा मुश्किल है, और आसान कर देते हैं सर। ये अब मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ एक मानसिक उपज है, ये नियम नहीं है जो मैं अब कहने जा रहा हूं। ये मानसिक उपज है मेरी, ताकि आपके दिमाग में ये अस्थायी रूप से बैठ सके। देखिए सर, दांत और तालु में अगर मैं पूछूं कमजोर कौन है और मजबूत कौन है? अच्छा, दांत कमजोर है सर। जन्म से लेकर मृत्यु तक दांत 2-3 बार टूटता है। तालु कब वो टूटा है सर? तालु कभी टूटा आज तक किसी का? कभी पूरे इतिहास में उठा के देखे, दांत तो टूटता, हम ही लोग बचपन में कई बार टूटा, अभी बुढ़ाएंगे तब भी टूटेगा सर दांत। लेकिन तालु जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तालु सेम रहता है। तो मजबूत कौन हुआ सर? मजबूत तालु हुआ सर ना? कहेंगे सर बड़ा समय ले रहे हैं। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, किताब पढ़ के घर पे किताब पढ़िएगा शुत्व संधि को, तब मेरा ये महत्व समझ में आएगा जो मैं इतना टाइम ले रहा हूँ। दूसरी बात, इस नियम को अगर आप अच्छे से समझ लिए तो सर इसका जो जुड़वा भाई ष्टुत्व है उसमें आपको कुछ समझना ही नहीं जाएगा। तो ये एक मत समझिएगा, एक नियम, हम 2 नियम समझा रहे हैं, ये वाला भी और इसके बाद वाला भी। तो फिर से समझिए सर, दंत और तालु में
दंत कमजोर है और तालु मजबूत है। ये किताब में लिखा, मैं फिर से कह दिया सर, मानसिक उपज है मेरी समझने के लिए। जैसे आप लोग ट्रिक बनाते हैं, हम लोग ट्रिक बनाते हैं, है ना। एक तो बनाए थे लोग, जीएस पढ़ा रहे थे तो पता नहीं क्या गमछा झाड़, खैर छोड़िए उसको। तो सर दंत और तालु में दंत कमजोर तालु मजबूत। हाँ हाँ वही वाला सर, हाँ वही वाला सर, गमछा झाड़ वो वाला। तो भाई लोग अपना अपना ट्रिक बनाते हैं सब, तो हम भी अपना यही ट्रिक बनाए थे इसको याद करने का, क्योंकि पहले हमको भी बहुत भूलता था। तो सर दंत और तालु मिलेगा तो दंत कमजोर है, तालु सर मजबूत है। तो हमेशा झुकता कौन है सर? कमजोर ही झुकता है सर। अगर दांत और सॉरी कमजोर और मजबूत, कमजोर और मजबूत में सर संधि होना हो, लड़ाई हो गया हो, लड़ाई हो गया हो और संधि करना हो, जैसे मान लीजिए रूस था और यूक्रेन था, तो अगर इसमें संधि करना है तो पहले किसको झुकना पड़ेगा सर? यूक्रेन को। रूस को क्या दिक्कत है भाई, लड़ो जब तक लड़ना हो। अब अमेरिका में और भगवान ना करे भारत में युद्ध हो जाए तो अमेरिका कौन कर जाए, वो झुकवा नहीं करेगा, क्या लड़ो जब तक लड़ना, हमारे पास बहुत है ना सर। तो हमेशा कमजोर को झुकना पड़ता है सर, ये नियम है। तो बताइए सर, जब दांत और तालु मिलेगा तो कमजोर क्या ना झुकेगा? बदला हुआ दांतवम ना होगा, बस वह तो लिखा है यहाँ पे। फाइनल रिजल्ट ये है सर कि दांत के बाद तालु है और चाहे तालु के बाद दांत है, आपको दांत में बदलाव कर देना। ठीक है सर, याद हो गया सर ना? एकदम याद हो गया। अब यही चीज आप जाके किताब में पढ़िएगा सर, आपसे रिक्वेस्ट है। तो ये समय और ये मेरा जो कहना है ये आपको महत्व समझ में आएगा। ये जो मैं समझा रहा हूँ सर, अच्छे अच्छे लोग इसको नहीं समझा पाते हैं, वो खुद कंफ्यूज आ जाते हैं उससे। मेरा समझाते हैं तो बाद में कोई मतलब नहीं निकलता है, हम उदाहरण करते हैं तो होता ही नहीं। इसलिए मुझे माता रानी की कृपा से बड़ा हमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है, खासकर ये नियम समझाता हूँ तो सर ठीक है। तो दांत मिले तालु से, चाहे तालु मेरे दांत से, बदलाव करना है सर दांत। अब देखिए ये कह रहा है कि अगर दंत स होगा तो ताला विषम बदल, भाई स सवम तो बदलेगा। और अगर तवर्ग का कोई वर्ण होगा, तवर्ग का कोई दंत होगा तो उसको चवर्ग, चवर्ग में तो बदलेगा सर। तो चवर्ग में, लेकिन कैसे? स्थानानुसार। जैसे 5 दंत में भी है, 5 दंत में भी है और 5 तालु में भी है। तो जिस नंबर का दंत होगा उसके स्थान पे उसी नंबर का तालु कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 1 नंबर का दंत त हो, मान लीजिए त, तो त को किस में बदलिएगा सर? छ में। एग्जैक्टली सर, समझ गए। थ होगा तो छ में, द होगा तो ज में, उधर का चौथा ध होगा तो इधर का चौथा झ में, और उधर का 5वां न होगा तो सर इधर के 5वें ई में बदल दीजिएगा। बस यही है सर, यही है। अब अगर आपको समझ में आया तो आप देखिए खटाखट एग्जाम्पल होगा आपको। अब मिटा दे सर इसको। इस नियम को सर बहुत अच्छे अच्छे लोग बस केवल वही किताबी भाषा वो भूख देते हैं और फिर कोई फायदा नहीं होता है। जितने व्यूवर रहते हैं, जितने पढ़ने वाले रहते हैं, उनको बाद में फाइनली दिक्कतें होती हैं। लेकिन हमसे एक बार ये वाला नियम पढ़ने के बाद किसी को दिक्कत होती नहीं है, अगर ध्यान से सुना है तो। अब देखिए सर उदाहरण, हालांकि तारीफ करना अच्छा नहीं लगता है सर, लेकिन अगर कहीं तारीफ के योग्य काम किया गया तो बीच बीच में सब तारीफ कर लेना चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। हाँ हाँ नहीं सर, किया करिए, उससे सर मोटिवेशन मिलता है। देखिए कल मैं आपको सर वो एक बनाया था शरीर के अंगों के नाम, आपके YouTube पे डाल दिया हूँ सर। देखिए उसमें क्या है सर कि बीच बीच में जो ना समझने वाली ज्यादा चीजें, जैसे अब ये सब समझाना ही पड़ेगा तो इसके लिए क्लास में जरूरी, लेकिन शरीर के अंगों के नाम है, फलों के नाम है, वृक्षों के नाम है ना सर, ये सब। तो ये सब मैं बीच बीच में ऐसे अपने से बना करके YouTube पे डालता रहूँगा। जैसे कल सर मैं जब आया, कल मुझे चूंकि बहुत बार फोन आ गया था सर, चूंकि आपको मकान किए नहीं, आपको मकान किए नहीं, तो हम कहा भाई कल कर ही लेते हैं। तो सर वहाँ से हम आए सर, तो तुरंत जो है केवल नाश्ता किए, उसके बाद हम कहा यार आज पढ़ाया भी नहीं कि आज आपको वीडियो पढ़ा नहीं, लाओ आज हम यही डाल देते हैं। तो कल सर शरीर के अंगों वाला हम वीडियो डाले थे। और शरीर के अंग मैंने उसमें वीडियो में बोला भी है कि और भी होते हैं। मैडम कही कि बाल नहीं डाले, हम कह यार बाल माने केस तो लोग जानते ही हैं, बाल के संस्कृत केस इतना तो आम है, तो जो आम है उसका पोथा बनाने की क्या जरूरत है भाई। चिबुकम माने क्या होता है ये नहीं जानते होंगे, कीकेशम माने क्या होता है ये लोग नहीं जानते होंगे, है ना। तो जो नहीं जानते वो मैंने दे दिया है। जानू माने क्या होता है ये एग्जाम में पूछा गया है, तो जानू माने घटना होता है, तो सर मैंने वो डाल दिया है। ऐसे ही हो सकता है आज, हो सकता नहीं कंफर्म है, आज मैं आपको डाल दूंगा कुछ और, फिर कल कुछ और, ऐसे पार्ट पार्ट में डालता रहूंगा और आपको यूट्यूब पे देखते रहेंगे। तो आपका मान लीजिए इधर हम
यहाँ नहीं लिखवाएंगे क्योंकि भाई समय कम है, अभी इसमें हिंदी भी पढ़ाना है, तो अगर यहाँ नहीं भी लिखवाएंगे सर तो आपका यूट्यूब से वो क्लियर होता रहेगा। और मैं गारंटी देता हूँ सर कि जितना मैं वो लिखवा रहा हूँ उससे बाहर आने वाला नहीं है। माता रानी माफ करें। हाँ हाँ सर ठीक है, मैं डालता भी रहूँगा, बाद में उसको मैं PDF में भी दे दूंगा, है ना। तो मैंने उसमें बोला सर थोड़ा सा लाइक कर दिया करेंगे और थोड़ा कमेंट कर दिया करेंगे, तो थोड़ा सा इससे मुझे उत्साहवर्धन मिलता है और फिर मैं आपके लिए और मेहनत करने की। एक चीज सर देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ये मैं अपना बहुत बेशकीमती समय सर निकाल करके आप लोग को यहाँ पे दे रहा हूँ, क्योंकि सर राहुल भैया है और सर हैं, तो करीब 2 महीना पहले से बात हो रही थी, लेकिन उधर मेरा LT का पेपर था सर, तो संयोग नहीं बैठ पाया। और फिर इधर हमने कहा भैया से कि सर TGT का पेपर मेरा खत्म हो जाने दीजिए, लेकिन भैया कहे कि नहीं हम लोगों का फिर बहुत लेट हो जाएगा। चलिए बहुत सर बेशकीमती समय निकाल करके ये सब कर सर। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा उत्साहवर्धन के लिए लाइक और कमेंट किया करेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सर ये देखिए शुक्र संधि का उदाहरण सब देखिए। अब इसके जो पॉपुलर उदाहरण है वो यही सब है सर। रामस धन शेते, अब यही सब पूछा जाता है सर एग्जाम में, जो पूछा जाता है वही उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। रामस धन शेते। अच्छा सर अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई रामस धन शेते में संधि कौन सी है, तो सर बहुत आसान है ना। कौन सी संधि सर? व्यंजन। कैसे पता सर? क्योंकि प्लस के पहले हलंत, हमने कहा प्लस के पहले हलंत देखिए तो व्यंजन मारिए। तो रामस धन शेते में संधि पूछेगा तो व्यंजन। अच्छा सर अगर मान लीजिए रामस धन शेते में संधि पूछ दिया और स्वर व्यंजन विसर्ग ये ऑप्शन में नहीं दिया, शुत्व है कि ष्टुत्व है कि जस्त्व है, यानी कि अर्थात व्यंजन संधि के जो भेद होते हैं उनका ऑप्शन दे दिया, तो भी सर आसान है भाई। इस क्वेश्चन में ये दंत वर्ण है सर, ये तालुक वर्ण। हमने कहा दांत और तालु का जहां भी मिलन देखिए एकदम शुत्व ठोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो शुत्व संधि हो गया। अब सर अगर मान लीजिए पूछता है तीसरा क्वेश्चन ये कि रामस धन शेते से क्या बनेगा सर, तो हमने कहा दांत और तालु मिलेगा, तो दांत को बदलिएगा और किसमें? तालु में। तो दंत से किसमें बदल जाएगा सर? ताला विषय में। तो ये फिर खत्म हो गया ना सर, इसका तो कोई वैल्यू नहीं रहा। अब जो बने बना लीजिए, देखिए रा है, फिर मा है। अब आधा श था छोटा तो आधा श हो गया बड़ा, तो आधा बड़ा श को हम ऐसे लिख सकते हैं सर। और शेते जैसे है वैसे ऐड कर देना है, तो ये बन गया रामस शेते। रामस शेते ही बन गया सर। तो रामस धन शेते से बनेगा तो रामस शेते ये विकल्प में दिखेगा। अरे सर जैसे अभी भैया बोल रहे थे कि ये सब नमो आमो आता है, आप मुझे थोड़ा सा डाउट है, मतलब ये डाउट है कि सुपर टेट में पूछा था कि यूपी टेट में पूछा था, यही थोड़ा क्लियर करना है। लेकिन पूछा था ये तो मुझे पक्का याद है। वो जानते कैसे पूछा था? ऐसे पूछा था सर। ये क्वेश्चन देखिए, सकार का परिवर्तन शकार में होता है, ये सवाल आया हुआ है सर। अब यही नहीं कंफर्म है कि यूपी टेट में है कि सुपर टेट में, लेकिन आया है, ये मुझे भली भांति पता आया है। तो ये क्वेश्चन था कि सकार का परिवर्तन शकार में। अब जो लोग जैसे अभी हमने कहा ना कि अगर आप पढ़ते समय ये पूछेंगे सर कि मतलब या ये देखेंगे कि ये आएगा कि ये नहीं आएगा, तो आप ऐसे प्रश्नों से आप गड़बड़ा जाएंगे। देखिए ये जो लोग नहीं पढ़ के गए थे वो कंफ्यूज हो गए थे क्वेश्चन में से, ये सकार शकार क्या है। और इतना ही नहीं, जब विकल्पवा दिया था तो दिया था कि सकार का मेल शकार से होने पर, फिर शकार का मेल सकार से होने पर, ऐसा उल्टा पलटा, मतलब सकार सकार शकार सकार पढ़ते पढ़ते लोग दिमाग हैंग कर गया होगा। लेकिन मैंने आपको नहीं लिखवाया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आसान भाषा में जितना हो सके, लेकिन हाँ जानते रहिए, चूंकि मैं बता चुका हूं सर, अगर मैं सैक ये चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम सैक को क्या कह सकते हैं सर? सकार। हम श को क्या कह सकते हैं सर? शकार। हम कै को सर क्या कह सकते हैं? ककार। ये डिस्कस नहीं हुआ है सर, हो गया है। आपने कहा किसी भी वर्ण को अगर आपको संस्कृतनिष्ठ बोलना है तो आगे कार जोड़ दीजिए। कहीं अगर मान लीजिए चकार लिखा है तो इसका मतलब सर च, वो तो कह, तो अगर मान लीजिए कहीं चकार लिखा है तो चकार से आप कंफ्यूज मत होइए, चकार का हुए। अरे सर चकार में कार माने तो वर्ण होता है ना, उसको छोड़ दीजिए। तो चकार माने क्या? पहले च, भाई चकार माने च वर्ण। अगर हम कहें सर कहीं मान लीजिए डकार लिखा है संस्कृत में, हिंदी में तो डकार का मतलब कुछ और ही होता है, लेकिन अगर संस्कृत में कहीं डकार लिखा है
तो अब डकार को ये वाला डकार समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। डकार का मतलब सर ड, डकार का मतलब ड, ठीक है सर। वैसे ही अगर सकार का परिवर्तन सकार में होता है जब, तो इसका मतलब पूछ रहा है कि स बदलेगा श में कब, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, कहेंगे कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि सर ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो फिर शुद्ध को क्यों नहीं पूछ सकता है कि भाई शुद्ध संधि का सूत्र है या इसमें कौन सा व्यंजन संधि है, तो शुद्ध ऑप्शन में दे दे। तो कहने का मतलब है आप सर एकदम प्रिपेयर है, ये कंपटीशन है सर, कंपटीशन में आप किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले सकते जो आपके पाठ्यक्रम में है। हाँ, जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है उसको आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, ठीक है सर। तो ये हो गया रामत सेतु। दूसरा उदाहरण लिखिएगा सर, दूसरा उदाहरण लिखिएगा, ऐसे हरीश सेतु बन जाएगा, तो रामत सेतु कर लेंगे तो हरीश सेतु अपने आप हो जाएगा। अब देखिए सर, आपसे पूछ दिया सत धन चित, सत धन चित। अब संधि का नाम पूछेगा सर, तो व्यंजन तो बता ही ले जाएंगे क्योंकि प्लस के पहले हलंत। अच्छा, कौन सा व्यंजन संधि है सर, तो ये देखिए प्लस के पहले त माने दंत है और प्लस के बाद च माने तालब्य है। तो हमने कहा जब दंत और तालब्य मिलेगा तो वहां शुद्ध संधि होगा। अच्छा, अगर पूछता है सर सत धन चित्त से क्या बनेगा, तो हमने कहा जब दंत और तालब्य का मिलन होगा तो हमेशा किसमें बदलाव होगा, दंत में। तो दंत यथात तय बदल जाएगा और तय बदलेगा किसमें सर, च में। क्यों? क्योंकि एक नंबर का दंत है तो एक नंबर के च में वो आएगा, है ना। स्थानानुसार का मतलब यही हुआ, जब तय च बदल गया तो सर ये तय का मतलब खत्म हो गया। अब जो बन रहा है बना लीजिए स, और स के बाद आधा तय था तो आधा च हो गया, और फिर ये च है और इस च पे मात्रा लगाएंगे छोटी की चूंकि है पहले से, और तय ऐड कर देंगे तो बन गया सचित। ये सब एग्जाम में पूछे हुए सवाल है। तो सत धन चित्त से क्या बनेगा सर, तो सचित बनेगा। सचित में संधि पूछे तो शुद्ध हो जाएगा, सचित का संधि विच्छेद पूछे तो सत धन चित्त हो जाएगा। इस तरीके से कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो ये रामत सेतु, हरीश सेतु, सचित, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। तीसरा उदाहरण देखिए सर, इसको मिटा दें सर, यहाँ देख लीजिए तीसरा उदाहरण। हाँ, अब ये वाला देखिए बड़ा मजेदार उदाहरण है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पहले लिख लीजिए तब समझाएगा। अब देखिए सर, इसमें सारंगिन, सारंगिन, सारंगिन किसको कहते हैं सर, भगवान विष्णु को। ये विष्णु जी का पर्यायवाची है ना। पूछे भाई सारंगिन किसका पर्यायवाची है, विष्णु जी का। चलिए सर देखिए, यहाँ पे क्या है, संधि पूछेगा तब तो आप व्यंजन संधि बता देंगे क्योंकि प्लस के पहले आपको हलंत दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, तो प्लस के पहले न है, न माने सर दंत्य, न माने दंत्य, है ना सर। और प्लस के बाद क्या है, ज, ज माने सर तालब्य। इसके पहले जो दो उदाहरण हम लोग किए थे उसमें सर पहले दंत्य था बाद में तालब्य था। मैंने इस उदाहरण के पहले जो पहला और दूसरा था उन दोनों उदाहरणों में दंत्य वर्ण पहले था और तालब्य वर्ण बाद में था कि नहीं सर। यहाँ देखिए, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, ठीक है, ठीक है। मतलब अभी आपको मिलेगा सर कि तालब्य पहले आ जाएगा। चलिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब न के बाद जय आ रहा है तो सर कौन बदलेगा, न बदलेगा। और किसमें, एग्जैक्टली सर, नियम बदल जाएगा क्योंकि 5 नंबर का दांत है तो 5 नंबर की नियम तालु में बदलेगा, तो 5 नंबर का तालु नियम होता है। एकदम सही सर। तो ये न खत्म हो गया, फिर बन गया, तो बन गया सर सा, बना लीजिए सर, अब तो आसान है। ये शा और ये नी तो पहले से है, ये अब आधा न की जगह पे ये आधा इया हुआ और ये जय जो है वो ऐड कर दिया तो बन गया शारिंग जय। सारिंग जय, भगवान विष्णु की जय हो। शारिंगिन कहते हैं भगवान विष्णु को, जय माने जय हो। अच्छा, यहाँ पे 5वां वर्ण है। हाँ। अच्छा, यहाँ तीसरा वर्ण है। हाँ।
तालब का तीसरा है हाँ और दंत में पांचवा वर्ण है। सर देखिए, मिलन के समय आपको स्थान नहीं ध्यान देना है। 5 के बाद 3 आए, चाहे 5 के बाद 1 आए, चाहे 5 के बाद 2 आए, चाहे 5 के बाद 5 आए, ये तो मिलन का कंडीशन है सर। और मिलन के कंडीशन में आपको स्थान का ध्यान नहीं देना है। स्थान का ध्यान कहाँ देना है? बदलाव करते समय। ठीक है सर, तो आप यही कह रहे हैं ना कि ये 5वां है, ये तीसरा है, तो ये तो सर मिलन का कंडीशन है। तो मिलन के कंडीशन में 5वें, तीसरे, पहले, दूसरे, चौथे से कोई मतलब हाँ सर, बस हाँ, मिलन के समय बस इतना ध्यान देना कि दांत तालु से मिलना चाहिए, चाहे जिससे जिसका मिलन हो, मतलब 1 से 2 का मिलन, 2 से 3 का, चाहे जैसे हो। मिलन के समय आपको स्थान ध्यान नहीं देना। बदलाव के समय, जैसे 5 नंबर का है तो 5 नंबर के तालु बदल दिया, तो 5 नंबर का तालु च छ ज ज यहाँ होता है तो ठीक है सर ना। रहने दे क्या है सर, रहने दे। हाँ, क्योंकि किसी कारणवश सर वो लोग गए हैं तो नुकसान हो जाएगा। ये सब अगर नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा फिर बाद में। हाँ सर, अभी नहीं सर, कल ज़्यादा करके आए हैं। कल ज़्यादा। हाँ सर।